Hello everyone, welcome to Analog Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. Today I again welcome you back to this exemplar problem series. आज जो हम डिस्कस करेंगे जैसे आप देख सकते हैं टुडे वी हैव टेकन अप क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और आज हम इनकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एनसीईआरटी जैसे आपके बोर्ड लेवल तक के लिए काफी सफिशिएंट किताब है। NCERT is a one-stop solution to get good marks in board examination, whether be it any subject in your class 10. But if you are aspiring to appear for NTSC, KPY, Olympiads, and all other stuff, then you need to practice those questions which are a one level above than NCERT basic questions. और एग्जाम्पलर से बढ़िया चीज क्या हो सकती है? मतलब एनसीईआरटी ने आपको इतनी बढ़िया चीज दी है जिसको हम एग्जाम्पलर के नाम से जानते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स जंप टू आवर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज आप देख सकते हैं कहता है कि अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एमीटर आर अरेंज्ड इन सर्किट डायग्राम्स। द करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इससे करंट निकल रहा होगा। लेट सपोज करंट भी आई, ये करंट इससे फ्लो कर रहा होगा। तो इस रजिस्टर में करंट क्या है, आई है, और एमीटर से भी करंट आई जा रहा होगा। तो फिगर 1 में एमीटर करंट आई ही रिकॉर्ड करेगा। इससे करंट निकला, फिर यहाँ पे एमीटर में करंट आई जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो इसमें भी आपका करंट सेम रिकॉर्ड होगा। एंड सेम गोज फॉर सर्किट 3। करंट आपका पॉजिटिव निकलेगा, एमीटर जाएगा और वापस बैटरी में। तो इसमें भी आपका करंट आई ये एमीटर रिकॉर्ड करेगा। दैट मीन्स इसमें क्या है, ऑल द 3 एमीटर्स will record the same current. Hence, the correct option for the given question is the same in all the cases. Therefore, we can say that option D is correct. Next, moving on to the next question. Question says that in the following circuits, heat produced in resistor or combination resistor connected to 12 volt battery will be. तो जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज आई स्क्वायर आर टी। नाउ अज्यूमिंग दैट टाइम रिमेन सेम इन ऑल द 3 सर्किट्स। तो सर्किट 1 में रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है आपका। तो करंट कितना फ्लो करेगा आपका, करंट विल बी V अपॉन आर दैट इज 6 एम्पियर। तो हीट कितना हो जाएगा सर्किट 1 में, 6 का स्क्वायर इंटू आर आपका 2 है इंटू टाइम। तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 इंटू 2 है 72 टाइम्स टी बन गया आपका। सर्किट 2 में आ जाओ। सर्किट 2 में आपका आर इक्विवेलेंट कितना है, 4 ओम है। तो करंट क्या बन जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 12 अपॉन 4 विल गिव यू 3 एम्पियर। तो हीट कितना बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। सो 3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू टी। 3 का स्क्वायर इज 9 4 ज़ा 36 टी। एंड लास्ट गोज फॉर सर्किट 3। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं। तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट विल गिव यू हाउ मच, 1 ओम। तो यहाँ पे हीट कितना होगा आपका, हीट विल बी, अच्छा आई निकालना, आई होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है आपका 12 है, R 1 है। तो करंट बन गया 12 एम्पियर। तो 12 का स्क्वायर आई स्क्वायर आर, आर कितना है आपका, आर आपका है 1 ओम इंटू टाइम। तो ये बन जाएगा 144 टी। सो द हीट इन केस 3 आप देख सकते हैं, केस 3 का हीट ये आ रहा है आपका, केस 2 का हीट ये है, और केस 1 का हीट आपका ये आ रहा है। दैट मीन्स यू कैन सी
In circuit 3, heat is 144 times time. In circuit 2, 36 times. On circuit 1, 72 into time. That means जहां पे कनेक्शन पैरेलल है वहां पे हीट आपकी सबसे मैक्सिमम होगी, और जहां पे कनेक्शन आपका सीरीज में है हीट आपकी मिनिमम होगी. So the correct option is maximum in case 3. अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन मार्क करूं अपना, so the correct option for this question is maximum in case 3. So option D is correct. Next, moving to question number 3. Electrical resistivity of a given material depends upon. तो resistivity जो होता है it is called rho, and rho basically depends upon material of wire. मतलब अगर आपका एक वायर है, सपोज ये कॉपर वायर है और ये भी एक कॉपर वायर है, और आप देख सकते हैं दोनों वायर कॉपर वायर की लेंथ अलग अलग है. इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है. सो रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 विल बी डिफरेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई A होता है, बट ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है. देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. तो यहां पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है आपका. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग. इसमें कहता है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स वुड बी रफली. तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज कितना आ जाएगा, करंट इंटू टाइम. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू करंट इज 1 एम्पियर एंड टाइम इज गिवन टू बी 16 सेकेंड्स. तो चार्ज कितना हो गया आपका, 16 कूलम हो गया. एंड ऑल्सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन होता है. M जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है आपका. तो N क्या बन जाएगा, Q बाई E बन जाएगा. Q कितना है आपका 16 कूलम है, और E कितना होता है 1.6 10 रेज टू माइनस 19 होता है. तो N क्या बन जाएगा 160 बाई 16 इंटू 10 रेज टू 19, या 10 इंटू 10 रेज टू 19, सॉरी 10 इंटू 10 रेज टू 19. देयरफॉर N विल बी इक्वल टू 10 रेज टू 20 बन जाएगा आपका. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 रेज टू 20. आपका करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 रेज टू 20. तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है आपका यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. कहता है आइडेंटिफाई इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड. तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सर्किट में कभी भी वोल्टमीटर आपका सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है. तो ये सर्किट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका वोल्टमीटर देखिए सीरीज में कनेक्टेड है. सो सर्किट 1 एंड सर्किट 3 हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. बचता सर्किट 1 और सर्किट 2 और 4 बचते हैं. हमेशा क्या होता है, बैटरी से करंट निकलेगा, फ्लो करेगा और वापस बैटरी में आएगा. मतलब जब एमीटर में करंट एंटर करेगा तो हमेशा एमीटर के पॉजिटिव से एंटर करेगा और नेगेटिव से लीव करेगा. तो आप देखिए बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है. सो दिस सर्किट इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज करंट यहां से निकलेगा, ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे एंटर करेगा. सो करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है. तो ये सर्किट आपका गलत है. हेंस सर्किट 3 इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज योर सर्किट 3 इज करेक्ट. तो आपका जो ऑप्शन सर्किट 2 आपका सही है. आपका जो सर्किट 2 है वो सही है आपका. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ
1/5 ओम। तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1/5 ओम। कहता है हमको आर मैक्स निकालना है। हमेशा याद रखिए आर मैक्स जो होता है वो सीरीज में होता है। यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और यहाँ पे इन सब की वैल्यू सेम है। So 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5, तो R max क्या बन जाएगा? 5 times 1/5 that is equal to 1 ohm. Therefore मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 ohm हो गई। तो इसको हम मार्क करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन इज 1 ohm। तो आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि हमको मिनिमम निकालना है। आपको रेजिस्टेंस वही दिया है 1/5 ओम दिया है, बट यहाँ पे हमको आर मिनिमम निकालना है। तो फॉर आर मिनिमम कनेक्शन शुड बी पैरेलल। सो 1/r मिनिमम विल बी इक्वल टू, पैरेलल में हम रेसिप्रोकल्स ऐड करते हैं। अब इनके हम वैल्यूज पुट करते हैं। 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 5 प्लस 1/1/5, ऐसे 5 वैल्यूज हैं। 5 इंटू 1/5, तो 1/r मिनिमम क्या बन जाएगा? इस 5 को ऊपर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? 25/1। Therefore r minimum will be equal to 1/25. So this is your correct answer of minimum resistance using 1/5 ohms. तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1/25। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है आपका। मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सीरीज में क्या होता है? सेल है आपका, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या होता है? नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे आपका सीरीज कनेक्शन होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका ये ऐसे सीरीज में चलता जाएगा आपका। ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ऑप्शन 1 साइन लग रहा है। ऑप्शन 2 को देखते हैं। ऑप्शन 2 को देखिएगा ध्यान से, तो प्लस माइनस, लेकिन अब माइनस प्लस हो गया है, फिर प्लस माइनस, तो ऑप्शन 2 मेरा सही नहीं है। यहां देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो ये भी सही नहीं है। यहां देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, तो ये भी आपका सीरीज कनेक्शन नहीं है आपका। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1। तो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे आपका। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। वोल्टेज क्या चीज होती है? तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो ये पॉइंट ए बी है, एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी अक्रॉस दिस पॉइंट ए बी, और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें मूव करता है, सो वर्क इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बी क्या बन जाएगा? W/Q बन जाएगा। और करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम होता है, तो चार्ज क्या बन जाएगा? करंट इनटू टाइम बन जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? V इज इक्वल टू वर्क अपॉन, सॉरी, चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, तो करंट इंटू टाइम, तो ये आपका वोल्टेज का एक्सप्रेशन बन गया ये। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज माय करेक्ट वन, वर्क डन अपॉन करंट इंटू
time. So option A is the correct option in this question. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. कहता है a cylindrical conductor of length L and uniform area A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section this and this. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है इट इज रो L अपॉन A. तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है? रो L बाई A है. अब कहता है एक नया रेजिस्टेंस है R डैश, उसके लिए जो नया लेंथ है L डैश वो ट्वाइस ऑफ L है, लेकिन जो R डैश है R डैश की वैल्यू R के बराबर ही है. तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L डैश बाय A डैश, और ये R के बराबर है. R की वैल्यू क्या है? रो L बाय A है. देयरफॉर रो L डैश बाय A डैश इज इक्वल टू रो L बाय A. तो आपकी रेसिप्रोसिटी कैंसिल होगी क्योंकि आपका मटेरियल सेम है. देयरफॉर L डैश बाय A डैश इज इक्वल टू L बाय A. तो नया एरिया क्या होगा? A डैश इज A L डैश बाय L, और नया लेंथ क्या है? नया लेंथ आपका 2L है अपॉन L. तो L कैंसिल और ये बन जाएगा 2A. देयरफॉर द न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल क्रॉस सेक्शनल area. So in this question the correct option is 2A. Option C is correct. तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन C है वो करेक्ट है आपका यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. 11 कहता है आपसे कि a student carries out experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome Y with resistances R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? इसमें आपका ग्राफ था कि मैं ग्राफ पहले ऐड करूं इसमें. ये आपका कुछ यहाँ पे इस तरह ग्राफ दिया हुआ है ये. तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्लोप ऑफ VI ग्राफ होता है that always gives you resistance. लेकिन इसका वाइस वर्सा, स्लोप ऑफ IV ग्राफ will always give you conductance. अब जैसे यहां पे जो मेरा ग्राफ है वो I और V के बीच में है. स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली होता है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये लाइन एंगल थीटा बना रही है तो इसका जो tan थीटा होगा इट विल गिव यू स्लोप, एंड दिस स्लोप विल गिव यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3. और जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल ब्लू वाला एंगल अल्फा बन रहा है, तो tan अल्फा विल गिव यू स्लोप एंड इट विल गिव यू वैल्यू ऑफ 1 बाय R, क्योंकि यहाँ पे करंट रेशियो आपका I बाय V का है. स्लोप क्या होता है? स्लोप इज वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे निकालूं आपका स्लोप जो बनेगा, इन दिस केस द स्लोप विल बी इक्वल टू V बाई I, और इसमें स्लोप क्या बनेगा? I बाई V. तो यहाँ पे करंट ऊपर है, V नीचे है, तो इसमें हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे. दिस विल गिव यू 1 बाय R3, 1 बाय R3, और ये आपको देगा ब्लू वाला 1 बाय आपको R2 देगा आपको. और अगर तीसरा एंगल दिखाऊं इसके अंदर, थर्ड एंगल इज दिस जो ग्रीन वाला है, दैट इज बीटा. tan बीटा विल गिव यू स्लोप दैट इज 1 बाय R1. और वी कैन इजीली सी दैट व्हाट कि बीटा इज मोर देन अल्फा मोर देन थीटा. मतलब tan ऑफ बीटा इज मोर देन tan ऑफ अल्फा इज मोर देन tan ऑफ थीटा. मतलब 1 अपॉन
R1 is more than 1 upon R2 more than 1 upon R3। रेसिप्रोकल ज्यादा है तो जब इनको वापस रेसिप्रोकेट करोगे तो ये जो साइंस होते हैं ये आपके रिवर्स हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, R1 विल बी लेस देन R2 लेस देन R3। ये आपका रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि आपका R1 सबसे छोटा है, आपका R2 बड़ा है, R3 उससे बड़ा है। तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इफ द करंट I through a resistor is increased by 100%, the increase in power dissipated will be how much? So dissipated power is I square R, जो हीट के फॉर्म में लिबरेट होता है। Now since in both the cases R is constant, मतलब जो P है प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है आपका। तो इसने बोला कि मान लो शुरू में करंट I है तो इससे करस्पॉन्डिंग पावर कितना होगा, I स्क्वायर R होगा। अब नया करंट क्या है, 100% और बढ़ गया है, मतलब I प्लस 100% ऑफ I हो गया है, दैट इज 2I हो गया है। तो नया पावर क्या होगा, I डैश स्क्वायर इंटू R, दैट इज 2I का स्क्वायर इंटू R, दैट इज 4I स्क्वायर R। तो नया पावर क्या हो गया है, 4 टाइम्स I स्क्वायर R, दैट इज 4P। तो आपका नया पावर 4 टाइम्स बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे उसने इंक्रीज पूछा, कितना इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, इट विल बी P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100, दैट इज 4P minus P upon P into 100, that will give you 3P upon P into 100, that will be equal to 300%। तो इतना यहाँ पे आपका इंक्रीज आया है पावर में, 300% आपकी पावर और बढ़ गई है आपकी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ मटेरियल इज चेंज। रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, तो मटेरियल चेंज करोगे रेजिस्टिविटी चेंज होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है, चेंज होगा। टेम्परेचर इज चेंज, रेजिस्टिविटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज्ड, और डी है बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। तो जब कोई एक चेंज करोगे तब भी चेंज होगा, तो मटेरियल सिर्फ चेंज करोगे तब भी चेंज होगा, टेम्परेचर बदलोगे तब भी चेंज होगा, दोनों बदलोगे तब भी ये चेंज होगा। लेकिन शेप को बदला मतलब लेंथ एंड एरिया की बात हो रही है। सो लेंथ एंड एरिया पे सिर्फ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ज्योमेट्रिकल पैरामीटर से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पे कहीं लिख लो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ रेजिस्टर। तो यहां पे आप जो आपका ऑप्शन सही होगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पे कहीं लिख लीजिए आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm and 4 ohm रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 volt बैटरी। क्या बोला है इसने कि एक 2 ohm का रेजिस्टर और एक 4 ohm का रेजिस्टर, एक 2 ohm का रेजिस्टर और एक 4 ohm का रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। दोनों में करंट सेम है, तो दोनों यहाँ पे सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 + 4 = 6 ohm होगा आपका। नाउ दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड एज 6 ohm और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी
So the current will be V upon R equivalent by using Ohm's law. 6 upon 6, that will give you 1 ampere. हमको निकालना है हीट इन 5 ओम. हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R T होता है. सॉरी 4 ओम में निकालना है, 5 ओम नहीं है, 4 ओम है. तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, दोनों सीरीज में है, दोनों में 1 एम्पियर फ्लो करेगा. रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, टाइम आपका 5 दिया है, तो ये बन जाएगा आपका 20 जूल बन जाएगा. देयरफॉर हीट डिसिपेटेड इज 20 जूल्स. ये आपका आंसर हो गया आपका ये. So the correct option for this question is 20 joules. Question number 16 देखते हैं. 16 ये है, an electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of rating must be used for it. तो यहाँ पे आपको पावर दिया है 1 किलोवाट और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट. वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है VI. I क्या बन जाएगा, P बाई V. P इज 1000, ये बन गया 220 वोल्ट, तो I बन जाएगा 100 बाई 22. इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 2 5 50, 2 11 22. I बन जाएगा 50 बाई 11 एम्पियर. या इसको और सॉल्व करोगे आगे आप, तो 50 बाई 11 एम्पियर आपको दे देगा आपको 50 by 11 ampere will give you 4.55 एम्पियर. तो फ्यूज रेटिंग जो होनी चाहिए वो इससे ज्यादा होगी. तो फ्यूज जो आपका होगा दैट शुड बी रेटेड एट 5 एम्पियर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 5 एम्पियर. आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है आपका यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. 17 कहता है, two resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have same current flowing them when connected in parallel. तो पैरेलल में सेम करंट नहीं होता है. सेम करंट when connected in series, मतलब यहाँ पे बोला है कि इसके दो कनेक्शन पॉसिबल हैं. 2 ओम और 4 ओम एक बार ऐसे लगे हों, बैटरी सेम है, और एक बार 2 ओम और 4 ओम ऐसे लगे हों. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट I निकल रहा होगा, तो इन दोनों में करंट I सेम फ्लो करेगा. बट जब यहाँ पे करंट I आएगा तो करंट I यहाँ पे दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा. तो ऑप्शन ए गलत है. पैरेलल में करंट सेम नहीं होगा. सीरीज में दे कैन हैव सेम करंट, ये सही है. सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, इसका ड्रॉप अलग होगा, इसका ड्रॉप अलग होगा, तो ये ऑप्शन गलत है. डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इन पैरेलल नहीं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो ऑप्शन डी भी आपका गलत है. तो यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन बी आपका सही है आपका. तो इसको टिक करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी एक्सप्रेस्ड एज. तो पावर जो होता है दैट इज वॉट, एंड वॉट इज बेसिकली वॉट, जूल्स पर सेकेंड. देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जूल सेकेंड, गलत है. वॉट इंटू सेकेंड, वॉट होता है पावर, सेकेंड है टाइम, तो ये आपका एनर्जी बन जाएगा. पावर इंटू टाइम इज एनर्जी. यहाँ भी क्या है, जूल इंटू सेकेंड है, तो वर्क इंटू टाइम है, गलत है ये. किलोवाट आवर आपका एनर्जी का यूनिट होता है. पावर का एक फॉर्मूला और होता है V इंटू आई, तो पावर क्या बन जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर. तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए आपका एकदम सही है आपका. सो इन दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 19. 19 कहता है, अ चाइल्ड हैज ड्रॉन the electric circuit to study Ohm's law as shown in figure 12.6. His teacher told the circuit diagram needs correction. Study the diagram and redraw it after making all the connections. देखिए
करंट आपका क्या होगा, देखिए यहां भी नेगेटिव है, इसको देखिएगा, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, और करंट हमेशा एमीटर के, जैसे अगर इसमें करेक्शन क्या करेंगे, पहली चीज ये वोल्टमीटर यहां होगा, वोल्टमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता है, तो आपको इन दोनों को आपस में स्विच करना होगा। और अगर करंट ऐसे निकल रहा है तो ये पोलैरिटी आपकी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। तो सर्किट डायग्राम्स का ऐसे कुछ ऐसा बनेगा। तो बैटरी का ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये आपकी की हो गई, यहां पे हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्ट मीटर लगता है, प्लस माइनस, यहां पे एमीटर होगा, प्लस माइनस, वही करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, आपका इस तरह फ्लो कर रहा है। फिर यहां पे ले जाओगे आप, एंड सर्किट विल कंप्लीट एट दिस पॉइंट। जैसे सर्किट यहां कर रहे थे, ये ऐसे नहीं जाएगा, सर्किट आपका यहां पूरा होगा ये, तो ये आपका एक कंप्लीट सर्किट बन गया, आपका करेक्ट सर्किट बन गया आपका ये। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm ABC are shown, each of them displays energy and can withstand the maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum power that can flow through resistors. तो पहले हम इसका निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो ये 2 ohm इन दोनों के सीरीज में है, दैट मीन्स जो A का रेजिस्टेंस है 2 प्लस B और C का इक्विवेलेंट दैट इज 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4/4 दैट इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ohm। मैक्सिमम पावर कितना कर सकता है, 18 वॉट। दैट मीन्स दिस 3 ohm जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये 18 वॉट का पावर अपने में विथहोल्ड कर सकता है या विथस्टैंड कर सकता है। तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पे डिसिपेटिंग पावर दी है, आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर विल बिकम पी बाई आर, पी बाई आर। पी कितना 18 है, आर कितना आया है 3 आया है, तो ये 6 बन जाएगा आपका। सो द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो इज √6 एम्पियर। सॉरी, ये इसने बोला ईच ऑफ देम बोला है, सॉरी इसने ईच ऑफ देम बोला है, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कोई एक का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे 3 ना यूज करके हम सबने ए का लिया, तो ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रेशियो आपका 9 आ जाएगा, और ये रेशियो बन जाएगा 9, तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा दैट इज 3 एम्पियर। तो आई का जो मैक्सिमम वैल्यू है जो विथस्टैंड हो सकता है वो 3 एम्पियर होगा आपका आंसर। सॉरी, इसमें हमने गलती कर दी, हमने आर इक्विवेलेंट ले लिया था, जबकि उसने इंडिविजुअल पूछा, ईच पूछा यहाँ पे उसने। फिर कहता है शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो। जैसे अगर आप सर्किट ले रहे हो, अगर आपको यहाँ पे कोई सर्किट है, हमने यहाँ पे एक की लगाई और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक एमीटर है, और यहाँ पे एक मेरा वोल्ट मीटर है। तो इसमें क्या है, इसमें करंट आपका यहाँ पे फ्लो कर रहा है और ये एमीटर अपने में करंट रिकॉर्ड करेगा। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दोगे, सॉरी अगर मैं एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दूं तो क्या होगा, इसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा, बिकॉज करंट क्या होता है, V बाई आर होता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत हाई कर दूं, द वैल्यू ऑफ करंट विल ड्रॉप डाउन टू वेरी लो वैल्यू, जबकि इसका काम क्या है, इसका काम है करंट को रिकॉर्ड करना। इसीलिए टू रिकॉर्ड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज केप्ट टू बी मिनिमम, क्योंकि ये इसके सीरीज में है। तो जब आर इक्विवेलेंट करोगे तो आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर करोगे,
बट इसकी वैल्यू बहुत कम करने से, मान लो अगर ये 4 ओम है तो इसकी वैल्यू 0.0004 ओम होगी। तो इसको अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कोई आर इक्विवेलेंट पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये एमीटर इस करंट की एग्जैक्ट वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकेगा आपका, इसीलिए हमेशा एमीटर का रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट containing a cell, a key, an ammeter, a resistor of 2 ohm in series with a combination of two resistors 4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination. Will the potential difference across the 2 ohm resistor will be same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor? तो इसमें कहता है एक सेल दिया हुआ है, हमने एक सेल ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, फिर एक की है, फिर कहता है एक एमीटर है और एक रेजिस्टर है 2 ओम सीरीज में, और फिर दो रेजिस्टेंस और है 4 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल में है, और इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस एक, जब हम जोड़े यहां से, इनके अक्रॉस एक लगा है वोल्टमीटर। यहां पे सर्किट हमने क्लोज कर दिया है। तो पूछता है कि विल द पोटेंशियल डिफरेंस बी सेम अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम रेजिस्टर्स, क्योंकि जो आर इक्विवेलेंट होगा किसका, इन दोनों का, जो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 4 into 4 upon 4 plus 4, that will be 16/8, that is 2 ohm। अब जो करंट यहां से आ रहा होगा, ये करंट सपोज ये V वोल्ट है, मान लो इसका ड्रॉप कुछ V1 आता है और इन दोनों का ड्रॉप कुछ V2 आता है। सीरीज में क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। अब क्या है, इससे करंट कुछ I निकल रहा होगा, तो V1 का वैल्यू क्या होगा, I इंटू 2 होगा, और V2 क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया है, 2 आया है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, I इंटू 2 होगी। तो यस, दीज टू विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जो ड्रॉप यहां आ रहा है वही ड्रॉप इन दोनों का भी आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड होके सेल के वोल्टेज के बराबर बन जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, हाउ डज यूज ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसका रीजन अभी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें हमारा डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट है, उसमें जब हम पढ़ लेंगे उसको तब हम दोबारा इस सवाल को टेकअप करेंगे, क्योंकि उसमें वो डिटेल फॉर्म में दिया है। बस बेसिक प्रॉपर्टी है कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपका फ्यूज काम करता है कि जब करंट सेफ वैल्यू को एक्सीड करता है तो आपका जो फ्यूज है वो मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देता है। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट comprising a resistor made of metallic wire? The ammeter reads 5 ampere. The reading of the ammeter decreases to half when the length of the wire is doubled. Why? So electrical resistivity is what? It is R A by L. This is your electrical resistivity. फिर ये कहता है कि एक सर्किट है, वहां पे इसने ये ऐसे कुछ दिया है, सेल दिया है, इसने यहाँ पे एक सेल देके रखा हुआ है और एक रेजिस्टेंस दिया है, और यहाँ पे एक एमीटर लगा है। अगर मैं लगा दें एमीटर, तो ये एमीटर 5 एम्पियर रीड कर रहा है। फिर इसने बोला कि रेजिस्टेंस एमीटर की रीडिंग हाफ हो जाती है जब लेंथ ऑफ वायर डबल हो गया है, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या है, V बाय आर होता है। V तो ये हो गया, और R का फॉर्मूला क्या है, रो L बाय ए।
दैट मीन्स करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब I1 दिया है 5 एम्पियर और I2 दिया है 2.5 एम्पियर। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो करंट आधा होगा आपका, बिकॉज करंट एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इफ द करंट इज हाफ, देन जो आपका लेंथ है, मान लो यहाँ पे लेंथ L है, तो जो नया लेंथ होगा वो 2L होगा, बिकॉज करंट एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब करंट घटेगा तो लेंथ आपका बढ़ेगा आपका। तो ये आपके यहाँ पे रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? सो 1 किलोवाट आवर, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, so 1 kilowatt is 1000 watt and 1 hour is 60 minutes, 1 minute is 60 seconds। ये बन जाएगा 1000 into 3600 joules, that is 36 into 10 raised to 5, या therefore 1 kilowatt hour is equal to 3.6 10 raised to 6 joules। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। A current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 5 ohm when connected to a 10 volt battery। इसने बोला है कि यहाँ पे एक सर्किट में एक लैंप लगा है, एक कंडक्टर है 5 ओम का, और इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। Now if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with the series combination, what change in current? पहले हम इस लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो V क्या बन जाएगा? R प्लस 5, तो R प्लस 5 क्या बन जाएगा? V अपॉन I। V कितना 10 है, ये 1 है, तो लैंप का रेजिस्टेंस कितना आ गया? इट इज 10 माइनस 5, दैट इज 5 ओम। अब कहता है इसी सर्किट में जो लैंप है और जो 5 ओम है, इसके साथ अगर मैं एक 10 ओम का रेजिस्टर और लगा दूं पैरेलल में, तो लैंप का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है, और ये कितना था कंडक्टर? 5 ओम। तो क्या है आपका, ये 5 ओम और ये 5 ओम आपस में सीरीज में है, तो ये पाथ क्या बन गया? ये 10 ओम बन गया, और ऊपर वाला पाथ कितना है? ये भी आपका पाथ 10 ओम का है। बैटरी कितनी है आपकी? 10 वोल्ट की है। तो आपका नया आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट नया बन जाएगा आपका 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, दैट इज 100/20, दैट इज 5 ओम। तो यहां से करंट कितना निकल रहा होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज 2 ओम, 2 एम्पियर। तो यहां से करंट आपका 2 एम्पियर होगा, इसमें 1 एम्पियर होगा, इसमें 1 एम्पियर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्रांचेस सेम है यहाँ पे। तो पूछता है व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर इन। तो पहले क्या था? 5 ओम से पहले भी 1 एम्पियर जा रहा था, अभी भी आपका इस 5 ओम से, ये जो 5 ओम है अभी भी यहाँ पे 1 एम्पियर ही जा रहा है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, तो पहले आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? पहले ही आपका वही था, अभी भी आपका वही पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है आपका 5 वोल्ट का, क्योंकि पहले आपका 1 एम्पियर था, तो 1 इंटू 5 दैट गिव यू 5 वोल्ट, और अभी भी यहाँ पे आपका इसमें ब्रांच में 1 एम्पियर ही जा रहा है, तो अभी भी आपका ड्रॉप यहाँ पे 5 वोल्ट का ही ड्रॉप आपका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम लोग। तो उसने बोला B1, B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स as connected in figure 12.8. When all the 3 bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter A. What happens to the glow of the other bulbs when the bulb 1 is fused? तो अगर मैं इसको थोड़ा अगर मैं फिगर पढ़ाऊँ मैं यहाँ पे,
तो आप देख सकते हैं कि इसने बोला कि अगर मैं बल्ब 1 को फ्यूज़ कर दूँ, अगर आपका बल्ब 1 हट जाए यहाँ से, इसको हटा दो, तो अब क्या होगा, जो 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, इसने बोला आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, मतलब इस 3 एम्पियर का 1 एम्पियर यहाँ जा रहा है, 1 एम्पियर यहाँ जा रहा है, 1 एम्पियर यहाँ जा रहा है, इसको हटा दिया, लेकिन अभी भी यहाँ से 3 एम्पियर तो निकल ही रहा है ना, एक पाथ तो हट गया, मतलब 3 एम्पियर अब क्या होगा, इसमें 1.5, इसमें 1.5 है। तो जो ग्लो होता है किसी बल्ब का, ग्लो इज बेसिकली I²R। तो जब तीनों बल्ब कनेक्टेड थे तो तीनों पाथ में करंट क्या था आपका, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर था, इसमें 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर था, लेकिन ये बल्ब हट गया। अब ये 3 एम्पियर सिर्फ इन दोनों में जाएगा, तो 1.5 और 1.5, तो दोनों में करंट आपका बढ़ गया है। तो क्या होगा, जब बल्ब 1 फ्यूज होगा, ब्राइटनेस ऑफ B2 and B3 will increase. Second part, what happens to A1, A2, A3 and A when the bulb 2 gets fused? मतलब बल्ब 2 अब ये फ्यूज हो गया है। तो देखो A पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि A पे नो चेंज, बिकॉज जो करंट 3 एम्पियर था वो अभी भी 3 एम्पियर शो करेगा, क्योंकि आपका बैटरी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बल्ब और जो आपका A2 है, बल्ब 2 फ्यूज हो गया है, तो A2 का रीडिंग अब 0 हो जाएगा। अब ये 3 एम्पियर सिर्फ 2 में से फ्लो करेगा, A1 में जाएगा और A3 में जाएगा। तो पहले तीनों में 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर था, अब ये 3 एम्पियर सिर्फ 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर। तो पहले A1 1 एम्पियर था, अब A1 1.5 एम्पियर हो गया आपका। थर्ड पार्ट में क्या बोला इसने, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। जब तीनों बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे तो पावर कितना डिसिपेट हो रहा है। तो एक बल्ब का पावर कितना है, I²R है। तो एक में करंट कितना है, 1 है, और यह रेजिस्टेंस आपका R है, तो एक का पावर कितना है, R आ रहा है। तो टोटल पावर कितना होगा, R प्लस R प्लस R, दैट इज 3R। जब आपके तीनों बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे तो आपका टोटल पावर 3R करके होगा आपका। और R निकालना है तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या है, तीनों आपके पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट आपका R/3 आएगा। तो V इज इक्वल टू होता है R इक्विवेलेंट। तो V कितना है आपका 4.5 है, करंट कितना है आपका 3 है, तो करंट बन जाएगा 1.5 एम्पियर बन जाएगा आपका। तो टोटल पावर इज I² R इक्विवेलेंट, पावर कितना 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट इज R/3। हमको R निकालना है, तो R निकालने के लिए हम कोई एक पाथ लेते हैं। तो अगर हम कोई एक पाथ की बात करें, तो एक पाथ निकालने के लिए किसी भी एक पाथ में आपका क्या है, R बन जाएगा V/I। V कितना है 4.5, करंट किसी भी एक पाथ में कितना है 1 है, तो R बन जाएगा आपका 4.5 ओम बन जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो 2.25 इंटू 4.5/3। इसको सॉल्व करें अगर हम, इसको हटा दो यहाँ से, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 2.25 इंटू 1.5। Therefore, total power will be equal to how much, 2.25 into 1 point करोगे तो 2.25 into 1.5 will give you 3.375 watt। ये आपका आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 3 bulbs each of 100 watt are connected in series in electrical circuit. In another circuit, another set of 3 bulbs of same wattage are connected in parallel to the same source. Will the bulb in the 2 circuits will glow with same brightness? Justify आंसर। तो इसने बोला है कि एक बार हमने 3 बल्ब लिए हैं सेम वॉटेज के, 100 वाट के बल्ब हैं, 100 वाट और 100 वाट।
और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है 20 वोल्ट की। इसमें बोला है यहाँ पे 3 बल्ब हैं 100 वाट, 100 वाट और 100 वाट के, और यहाँ पे भी आपका सेम वोल्टेज V कनेक्टेड है। ये सब 100 वाट के बल्ब हैं आपके। तो विल द बल्ब इन 2 सर्किट्स ग्लो विथ सेम ब्राइटनेस? नहीं, ब्राइटनेस जो होता है, ब्राइटनेस इज I²R। अब यहां पे क्या है और करंट क्या होगा? करंट इज V/R हो जाएगा आपका। देयरफॉर अगर हम इसको रखें तो वी कैन राइट ब्राइटनेस एज इक्वल टू, अगर मैं I की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये बन जाएगा V²/R बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको सर्किट 1 मान लूँ, इसको सर्किट 2 मान लूँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 1 विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 2, क्योंकि सर्किट 1 में कनेक्शन पैरेलल है, वहाँ पे सीरीज में है। मतलब पावर ऑफ सर्किट 1 विल बी मोर देन पावर ऑफ सर्किट 2। तो सर्किट 2 की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, सर्किट 1 की ब्राइटनेस कम होगी। फिर कहता है कि अगर मैं कोई एक बल्ब फ्यूज़ कर दूँ तो क्या होगा? सीरीज में अगर मैं एक हटा दूं तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो बी पार्ट में क्या होगा? फॉर सीरीज जो आपकी ब्राइटनेस है वो 0 हो जाएगी, और पैरेलल में क्या होगा? आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होगा? 2 बल्ब कम, एक बल्ब कम हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक पाथ आपका कम हो गया, तो जो करंट यहाँ पे आ रहा होगा अब वो इन दोनों में और बढ़ जाएगा। तो योर ब्राइटनेस विल इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल बल्ब, ब्राइटनेस आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी आपकी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें जो बीच के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, तो उनको हम स्किप कर रहे हैं। हम सीधा यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। कहता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड 8 ओम, इन दोनों का निकालना है। दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं, तो ये बन जाएगा 8 × 8 अपॉन 8 + 8, तो 64/16, तो ये बन जाएगा आपका 4 ओम। फिर कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम, तो पहले यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये 4 ओम इनके साथ सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका? 4 + 4 = 8 ओम। तो करंट क्या होगा? V/R इक्वलेंट, दैट इज 8/8 = 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से करंट कितना निकल रहा है? 1 एम्पियर, और इसमें करंट आपका 1 एम्पियर ही जाएगा। सो करंट थ्रू 4 ओम इज 1 एम्पियर। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, तो ये होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है? 1 ओम, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, तो वोल्ट कितना बन गया? 4 वोल्ट। फिर कहता है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। अक्रॉस 4 ओम पूछा है, तो 4 ओम का करंट कितना है? 1 है, रेजिस्टेंस 4 है आपका, तो ये बन जाएगा 4 वॉट। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, नहीं, जो करंट यहां से जा रहा है वही करंट A2 में फ्लो कर रहा है, तो करंट ऑफ A1 इज सेम एज करंट ऑफ A2, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जो आपका 1 एम्पियर के बराबर ही होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 10th। चैप्टर वाज इलेक्ट्रिसिटी। हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं क्योंकि थोड़े वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस थे, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, वो तो हमने अपने लेक्चर्स में कवर उनको कर लिया है। जैसे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, सीरीज कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको अपने एंड पे आप कर सकते हैं। इन केस यू फेस एनी डाउट इन दैट थिंग, यू कैन लीव योर कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन बिलो फॉर दिस वीडियो। हम उसको कैटर करके हम उस पर दोबारा एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने पूरी कोशिश की कि हम NCERT एग्जामिनर्स को अपने एक नए एंगल से टच कर सकें, आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकें। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप हमें प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, बिकॉज एग्जाम्पलर्स आर वेरी गुड थिंग टू स्टडी अपॉन। बाकी आप नए जुड़ रहे हैं तो कहने कोई नई बात नहीं है, हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए। सून हम NTSC के लिए भी हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ें लेके आपके लिए आ रहे हैं।
So friends, stay tuned to our channel, and thank you very much to listening to us.